विशिष्ट नागरिकों का, माताओं बहनों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। हमारे बीच जो आज हमारे प्रधान वक्ता हैं और हमारे माननीय संघचालक, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो मंचस्थ हों और भारत माता के चित्र में पुष्पार्पण करके दीप प्रज्वलन करें। शुभं करकल्याणं आद्यं शुभशंकरा द्वेषबुद्धिविनाशाय। बंधुओं, आज हम जिनको सुनने आए हैं श्री सुरेश जी सोनी, वो अपना वक्तव्य हम सबके सामने रखेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने पर शताब्दी वर्ष में चलने वाले भिन्न भिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला में इस हावड़ा महानगर के 2 भागों के विशिष्ट नागरिकों के सम्मेलन के इस कार्यक्रम में उपस्थित मंच पर हावड़ा महानगर के माननीय संघ चालक संजय दा, संघ के अन्य पदाधिकारी और सभागार में उपस्थित देश, समाज और संघ के साथ आत्मीयता रखने वाले सभी विशिष्ट नागरिक बहनों तथा भाइयों, वैसे तो एक जो छोटा सा एक चलचित्र संघ की स्थापना और उसकी जो यात्रा है उसका एक कुछ झलक हम सबके सामने आई है। आज के इस शताब्दी वर्ष में जो कुछ चलेगा, तो ये था कि आने वाले समय के अंदर जो अभी तक की यात्रा रही है उसका एक सिंहावलोकन किया जाए और जिस उद्देश्य को लेकर के संघ प्रारंभ हुआ था वह प्राप्त करना है, तो ये केवल शताब्दी के निमित्त उत्सव मात्र न होकर फिर अगला चरण जिस उद्देश्य के लिए संघ प्रारंभ हुआ उसकी पूर्णता की ओर बढ़ने के लिए और क्या करना है, और उसमें सारे समाज का सहयोग से आगे बढ़ना है। तो इस दृष्टि से और वर्ष भर के अंदर एक शताब्दी की कार्यक्रमों की जो अलग अलग योजना बनाई गई है, उसमें एक योजना ये थी कि देश भर के अंदर सभी जिलों में, सभी स्थानों पर समाज में जिनका प्रभाव है, समाज में जिनकी बात का वजन रहता है, अलग अलग क्षेत्रों के अंदर जिनकी भूमिका रहती है, ऐसे सब बंधुओं के सामने भी कुछ विषय रखा जाए, कुछ चर्चा की जाए और मिलकर आगे करने की कुछ बातें निर्धारित की जाए। उसमें एक प्रमुख नागरिक सम्मेलन का ये एक उपक्रम है, उसी का आज का कार्यक्रम है। संघ को 100 साल हो गए, तो जैसा कहा कि जब प्रारंभ हुआ तब 1925 में प्रारंभ हुआ, तो उस समय देश गुलाम था। गुलाम है तो आजादी के लिए समाज में हर एक के मन में भाव रहता है और अपना अपना रास्ता रहता है। तो देश भर में कई धाराएं, देश को स्वतंत्र करने का भाव सबके मन में और धाराएं चल रही थी। एक धारा थी जिनको लगता था कि
ये शस्त्र के बल पर राज कर रहे हैं तो शस्त्र के द्वारा ही इनका उत्तर देना चाहिए। और इसलिए हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में वासुदेवराव बलवंत फडके से लेकर के और बंगाल के अंदर खुदीराम बोस, एक लंबी श्रृंखला क्रांतिकारियों की धारा दिखाई देती है आपको। एक दूसरी धारा थी जिसमें लोकमान्य तिलक जी से लेकर के और बाद में जब गांधी जी का प्रवेश हुआ तो एक धारा वो चली कि अब शस्त्र लेकर के और लड़ना और अपना जीवन ये हर सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। तो साधारण व्यक्ति भी स्वतंत्रता के काम में कैसे जुड़े, तो एक अहिंसक धारा भी चली। तो स्वदेशी की बात आई, अपना चरखा चलाना, सूत काटना, अपने वस्त्र पहनना, विदेशी का बहिष्कार करना। तो चरखा तो चलाता था, लेकिन चरखा चलाते समय क्यों चला रहा हूं, तो देश के प्रति एक भाव था। और उसके कारण से पूरे भारत के अंदर सर्व सामान्य गांवों में साधारण आदमी के मन के अंदर भी देश के लिए करना चाहिए, मुझे ऐसा भाव आया। बहुत से ऐसे लोग थे जिनको लगा कि भाई समाज में कुछ दोष है तो केवल राजनीतिक प्रयत्न से नहीं चलेगा, तो ये दोष सुधरना चाहिए। इसके सामाजिक सुधार के भी देश भर के अंदर हम अनेकों उपक्रम देखते हैं। वो लड़कियों की शिक्षा का विषय होगा तो यहाँ बंगाल में ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी, या अस्पृश्यता आदि के विषय हैं तो उन सारे विषयों के अंदर महाराष्ट्र के अंदर ज्योतिबा फुले, आम्बेडकर जी। तो समाज जीवन के अंदर जो दोष है उनको दूर करने के लिए एक धाराएं चली। और जो संघ के संस्थापक थे डॉक्टर हेडगेवार, उन्होंने ये सभी धाराओं का अनुभव लिया। वो विदर्भ के अंदर कांग्रेस के मंत्री तक भी उन्होंने भूमिका की। जैसा कहा कि जो पहला आंदोलन हुआ उस समय वो सत्याग्रह करके जेल भी गए। उन्होंने अनेक प्रकार के समाज सुधार के काम में उस समय के अंदर विभिन्न जातियों के बीच में अंतर जाति विवाह है, जो हिंदू धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में चला गया तो उसकी वापस घर वापसी है, विधवा विवाह है। जितने समाज के हम बाकी आपत्तियों में सेवा करना हो तो ठीक है, तो सभी प्रकार के काम उन्होंने। और जब कलकत्ता में वो आए थे, जैसा चलचित्र में भी बताया, वो बम्बई भी पढ़ सकते थे। कलकत्ता इसलिए आए कि कलकत्ता क्रांति का केंद्र था और यहाँ जो बहुत बड़े क्रांतिकारी हो गए अनुशीलन समिति के त्रैलोकनाथ चक्रवर्ती जी, उन्होंने स्वयं ने इसको ये भी किया कि हाँ, डॉक्टर हेडगेवार उस समय बड़ी सक्रिय भूमिका उनकी इस सारी प्रक्रिया के अंदर थी। तो इस नाते समाज सुधार, अहिंसक आंदोलन, क्रांतिकारी, ये सब अनुभव किए। लेकिन एक प्रश्न जो बार बार उनको आता था कि देश के इतिहास में कई बार ऐसा हुआ कि कई राजा खड़े हुए, उस समय राज्य स्थापित रहा, लेकिन 2000 साल में लगातार कोई ना कोई आता है गुलाम बनाना है। तो कुछ मौलिक दोष तो ठीक होना चाहिए, उसके बिना हम आजाद भी हो जाएंगे तो भी प्राप्ति नहीं होगी। और ये करना तो कोई हमको थोड़ा एक नया रास्ता अपनाना पड़ेगा। और ये विचार करके फिर सब चीजों का अध्ययन करके उन्होंने और दो बातों को लेकर के चला कि एक तो इस समाज में कोई कमी नहीं थी, यहाँ धर्मवान लोग हैं, यहाँ विद्वान लोग हैं, यहाँ सब प्रकार की प्रतिभा के लोग हैं, पर एक समस्या है कि इस समाज के अंदर स्वार्थ आ गया। हर आदमी अपना विचार करता है।
जब इस्लामिक आक्रमण हुए तो हम देखते हैं कि सिंध 300 साल तक अकेला लड़ता रहा, लेकिन पास में पंजाब को ये नहीं लगा कि आज सिंध से कर रहे हैं कल को हमारे ऊपर आएंगे, तो 300 साल अकेला सिंध ही लड़ता रहा। और ये राज्यों से लेकर के व्यक्ति तक, आग मेरे घर में तो नहीं लगी है, पड़ोसी की यहाँ लगी है तो क्या है। तो एक आया कि ये जो स्व केंद्रित हो गया है हिंदू समाज का आदमी, इसे समाज केंद्रित राष्ट्र केंद्रित बनाने की जरूरत है। तो स्व से निकलकर इसकी तरफ आए, और ये अगर करना है तो अपना जो देश है उस धरती के प्रति प्रेम चाहिए, देशभक्ति का भाव आना चाहिए। दूसरा, समाज के लिए कुछ करना है तो उसकी संवेदना मन में चाहिए, तो सामाजिक संवेदना मन के अंदर आना चाहिए। और हमारी हजारों साल की संस्कृति जिसने सारे विश्व को एक समय में दिशा दी थी, तो वो जो संस्कृति है उसकी समझ और उसके प्रति एक स्वाभिमान गौरव का भाव, और इसलिए त्रिसूत्री को लेकर के देशभक्ति, समाज संवेदना और संस्कृति का गौरव। और ऐसा अगर बनाना है तो वो भाषण का विषय नहीं हो सकता कि एक भाषण दे लें या हम कोई एक, तो ये तो मन बदलने की बात है, विचार बदलने की बात है। एक प्रोसेस करना पड़ेगी, प्रक्रिया करना पड़ेगी, विदाउट प्रोसेस संभव नहीं है। और वो करना है तो बड़ी उम्र में नहीं होगी एकदम उसको। और इसलिए कभी कभी लोगों को आश्चर्य लग सकता है कि भाई सारे हिंदुस्तान को संगठित करके हिंदू राष्ट्र की दिशा में बढ़ेंगे, ऐसा जब 25 में सोचा हो तो किनके द्वारा करेंगे, तो 10 साल के 12 साल के बच्चों को लेकर के। कोई ऐसा सपना देगा तो स्वाभाविक उसको पागल समझेगा, लेकिन ये करना है तो उसी में से फिर ये शाखा नाम की पद्धति निकली। तो प्रतिदिन आप आइए, 1 घंटा कम से कम दीजिए, घंटे भर में, उस 1 घंटे में आप अपना व्यापार, परिवार, अपनी इसकी चर्चा मत करिए। उस समय आप देश, धर्म, संस्कृति, समाज, इनके बारे में विचार करिए। शरीर के लिए होना चाहिए, शारीरिक कार्यक्रम है, मन का संस्कार होना है तो इस प्रकार के गीत आए। विचारों की स्पष्टता चाहिए तो भिन्न भिन्न विषयों के ऊपर चर्चाएं, और ऐसे छोटे छोटे प्रयोगों से धीरे धीरे उस जमाने के अंदर भी इस तरह के लोग खड़े होने लगे। और जैसा आपने चलचित्र में देखा कि नागपुर से निकलकर अनजान न भाषा आती है, न जहाँ की जलवायु मापी के, कोई पंजाब में जा रहा, कोई सिंध में जा रहा, कोई बिहार में जा रहा, कोई आसाम में जा रहा, कोई केरल में जा रहा है, कोई कर्नाटक में जा रहा है। तो ये एक शाखाओं की प्रक्रिया एक इस प्रकार से चली। ये यात्रा चली तो जैसा हर जगह होता है कि जब कुछ पहले ऐसी बात लेके चलते हैं तो पहले मजाक उड़ाते हैं। तो 25 के बाद एक समय संगठन ने उपहास का देखा है, तो लोग मजाक करते थे, कितने हिंदू संगठित हो गए, कितना क्या हो गया। धीरे धीरे आप जब थोड़े से कुछ बलशाली हो जाते हैं तो ठीक है, ये है तो सही, लेकिन एक दूसरी स्टेज आती है उपेक्षा की। उसको भी जब आप बात कर लेते हैं और लगता है कि आप थोड़े ताकतवर हो रहे हैं, तो जो आपसे जिनका मतभेद है वो फिर विरोध चालू करते हैं। और इसलिए मेरे संघ ने एक तरह से लगभग 60 वर्ष तक इस देश के अंदर प्रचंड विरोध के उसमें भी संघ चलता रहा। पुराने समय में राजनीतिक विरोध, जितने साधन थे उस समय, अखबारों के अंदर, रेडियो के अंदर विपरीत प्रचार, लेकिन सत्य साथ था, इसलिए उस सब के बावजूद भी संघ बढ़ता गया। और धीरे धीरे आज सारे देश के अंदर एक फिर से एक भारत के एक उत्थान की, हिंदू समाज के एक गौरव के भाव की एक परिस्थिति का धीरे धीरे जागरण हुआ है। कुछ क्षेत्र भी हैं जहाँ
थोड़ी तकलीफ है, लेकिन एक समय में तो पूरे हिंदुस्तान में यही हाल था। उसमें से निकल करके यहाँ तक आए, और इसलिए अब एक तरह से स्वीकृति का, तो ऐसे समय में जब ये 100 साल की यात्रा जब पूरी हो रही है, तो उसका कुछ लेखा जोखा करना और आगे की एक दिशा है। जो 3 बातें मैंने कही कि जिन बातों को लेकर चला था, तो इस 100 साल की यात्रा में एक उसका सीमावलोकन करते हैं। तो जैसा कहा कि भाई देशभक्ति का, तो हर प्रसंग के ऊपर और उसके उदाहरण हमको दिखाई देंगे। जब जम्मू कश्मीर में अब तो धारा 370 हट गई, परिस्थितियां बहुत कुछ शांत हो गई, लेकिन जब उग्रवाद चरम पर था, घाटी से हिंदू खाली हो गया था, और इधर जम्मू में डोडा किश्तवाड़ इधर भी खाली हो, तो एक गांव में संघ की शाखा चलती थी। वहां उग्रवादियों ने धमकी दी कि शाखा बंद करो और गांव खाली करके चले जाओ, अन्यथा जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। जो वहां का प्रमुख कार्यकर्ता था, उन्होंने कहा हम नहीं छोड़ेंगे। एक दिन गोलीबारी हुई, 6-7 गोली लगी उनको। सौभाग्य से ब्रह्म स्थान पे गोली नहीं लगी थी, हॉस्पिटल में भर्ती किया। वहां से एक पत्र उन्होंने लिखा है। उस पत्र में उन्होंने कहा कि भाई हम यहीं पर जन्मे, हमसे कहते हैं ये खाली करो, हम कैसे खाली कर सकते हैं। तो एक प्रसंग, साहित्य में प्रसंग रहते हैं, तो कैसे किस प्रकार के भाव के लोग बने, उसके उदाहरण के लिए केवल कह रहा हूं मैं। तो उन्होंने कहा कि एक जंगल में एक पेड़ था, पेड़ के ऊपर पक्षी थे, अचानक पेड़ को आग लगी, और आग बढ़ते 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 शाखा तक पहुंचने लगी, और अभी ये बैठे रहेंगे पक्षी तो ये भी जल के भस्म हो जाएंगे। एक कवि इसको देख रहा था, तो कवि ने पक्षियों को संबोधित करते हुए कहा कि आग लगी इस वृक्ष को, जलने लगे पात, तुम क्यों पंछी जल रहे, पंख तुम्हारे पास। ये पेड़ तो जल जाएगा, पर तुम क्यों जल रहे हो, तुम्हारे पास तो पंख है, उड़ के और नहीं चले जाओ। तो पक्षी उत्तर देते हैं कि फल खाए इस वृक्ष के, गंदे कीने पात, धर्म हमारा है यही, जलेंगे इसके साथ। तो ये जो भावात्मक कमिटमेंट है, ये कभी कभी लोग कहते हैं भाई देशभक्ति देशभक्ति, तो ये एक अंतर्मन के अंदर जो उतरना चाहिए, वो एक प्रक्रिया में से निकलता है। सामाजिक इसकी बात है, तो समाज जीवन के अंदर ये समरसता, बाकी सब चीजें आना चाहिए। धर्म की बेड़ी थी सबसे बड़ी। बहुत से धार्मिक लोग मानते थे कि भाई छुआछूत अच्छी चीज है। धीरे धीरे सबके मन बना करके उडुपी में जो सम्मेलन हुआ, तब पहली बार सभी शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, सब मत के लोगों ने उस समय घोषणा की कि हिंदवा सोदरा सर्वे, सभी हिंदू सहोदर है, कोई छोटा बड़ा नहीं। तो एक प्रक्रिया का एक प्रारंभ हुआ। समाज में अलग अलग विषयों को लेकर जागरण करना है, तो समय समय पर कभी गोरक्षा को लेकर आंदोलन हुआ, कभी जब तमिलनाडु में मतांतरण हुआ क्रिश्चियनिटी में और अनुसूचित जाति के कुछ बंधु गए, तो सारे देश के अंदर उस समय संस्कृति रक्षा निधि अभियान की एक प्रक्रिया प्रारंभ हुई। देश की एकात्मता के लिए गंगा माता, गौ माता को लेकर सारे देश में रथ यात्राएं निकली। राष्ट्रीय स्वाभिमान जो मंदिरों को तोड़कर सदियों तक जो एक बना रहा, उससे निकलना समाज को, तो राम जन्मभूमि का आंदोलन, और अंततः उसको सफलता की पूर्णाहुति तक पहुंचाने की प्रक्रिया के हम सब साक्षी हैं। विदेशियत से निकलकर स्वदेशी की तरफ चलना चाहिए, तो एक स्वदेशी का मूवमेंट। तो भिन्न भिन्न प्रकार के उपक्रमों के द्वारा समाज मन के अंदर एक जागरण की प्रक्रियाएं चली। समाज जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में परिवर्तन लाना है। तो जैसा कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में विद्या भारती
तो वनवासी क्षेत्र में कल्याण आश्रम, मजदूरों के क्षेत्र में मजदूर संघ, धार्मिक क्षेत्र में विश्व हिंदू परिषद, उद्योग में लघु उद्योग भारती, सेवा के क्षेत्र में भारत विकास परिषद, सेवा भारती, यानी समाज जीवन के हर क्षेत्र के अंदर सामाजिक दृष्टि लेकर के एक परिवर्तन की प्रक्रिया में समाज के अन्य बंधुओं का सहयोग लेकर एक बड़ी प्रक्रिया आगे की ओर बढ़ी। तो ये तीनों दृष्टि से, एक तरफ ये जो व्यक्ति निर्माण की बात कही कि ऐसा आदमी बनाना है, तो ये शाखा के रूप में देशव्यापी संगठन का जाल फैलाना है। आज देश भर के अंदर लगभग कोई 70,000 स्थानों पर, और भौगोलिक दृष्टि से अगर कहें तो कश्मीर के अंदर बिल्कुल ऊपर खरदुंगला का जो दर्रा है वहां से लेकर के और दक्षिण में अंडमान तक, और कच्छ के रेगिस्तान के वहां से लेकर के अरुणाचल में जहाँ पहला सूर्योदय होता है वहां तक, हर तरफ कहीं ना कहीं संगठन की शाखा के रूप में और एक संगठन का विस्तार हो गया है। आने वाले समय के अंदर 100 साल की यात्रा के बाद आगे बढ़ना है, तो एक तरफ तो ये एक काम है कि इसको और फैलाते हुए लगभग 6 लाख गांव देश में हैं, तो 1 लाख गांवों के अंदर ये संगठन का विस्तार हो जाए। दूसरी ओर जैसे कहा कि ये भिन्न भिन्न संगठन जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में प्रारंभ हुए, वो भी अपनी व्याप्ति बढ़ाते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, संस्कार, भिन्न भिन्न क्षेत्रों के अंदर इनकी भी गति बढ़े और समाज जीवन के अंदर विचार जागरण और भाव जागरण, इसकी भी प्रक्रिया आगे की ओर बढ़े। तो इसको लेकर के आने वाले समय के अंदर शीघ्र इस कार्य को और आगे की ओर बढ़ाया जाए। और ये करते करते केवल चूंकि भारत का जो उद्देश्य है वो केवल कभी भारत केंद्रित नहीं रहा है। भारत खड़ा होना ये पहली शर्त है, पर भारत का कभी भी उद्देश्य केवल भारत का भला नहीं रहा है। जैसे अपने हिंदू परंपरा के अंदर परंपरा से रहा कि कोई आदमी केवल अपने भले की नहीं सोचता है, हमेशा दूसरे की सोचता है। ये एक स्वभाव है। इसलिए हमारे पुराने प्रचारक थे, तो किसी ने एक बार उनको कहा कि आरएसएस क्या है, आप मुझको एक सेंटेंस में बताइए। एक लंबा भाषण नहीं चाहिए, एक सेंटेंस में व्हाट इज आरएसएस। तो उनका एक स्वभाव था कि उनको तुरंत कुछ भगवान जैसे किसी को भेजता नहीं, कोई एक वाक्य आता था। तो जैसे उसने कहा एक सेंटेंस में बताइए, तो तुरंत उन्होंने कहा आरएसएस इज एन इवोल्यूशन ऑफ द लाइफ मिशन ऑफ द हिंदू नेशन। आरएसएस क्या है? तो बोले ये एक इवोल्यूशन है, एक क्रमिक विकास है। जैसे बीज को देख के पता नहीं लगता क्या है इसमें, और वो अंकुरित होता है, प्रस्फुटित होता है, पेड़ निकलता है, जब विराट रूप लेता है तो बड़े इसमें इतनी शाखाएं, इतने पत्ते हैं, फल, पुष्प, तो ये धीरे धीरे इवॉल्व होता है, इवोल्यूशन होता है। तो उन्होंने कहा आरएसएस यानी इवोल्यूशन। आरएसएस एक इवोल्यूशन है। किसका इवोल्यूशन है? आपका लाइफ मिशन, जीवनोद्देश्य जो है उसका इवोल्यूशन है। किसका जीवनोद्देश्य? मेरा और आपका नहीं। तो सनातन काल का हमारा जो राष्ट्र है हिंदू नेशन, इसका जीवनोद्देश्य ये आरएसएस है। तो वो अगर है तो वो क्या है? तो अपन वैदिक काल से कहते हैं कि भाई गणवंतो विश्व मार्यम स्वदेशो भुवनत्रयम् वसुधैव कुटुंबकम्। तो एक तरफ भारत को मजबूत बनना है, दूसरी तरफ विश्व का भी संतुलन करना है, तो वो भी भूमिका करनी है। और इस नाते से अभी 100 साल की यात्रा के बाद आने वाले समय के अंदर केवल हम इतने बड़े संगठन हो गए इसमें समाधान न मानते हुए संपूर्ण समाज को लेकर जिस लक्ष्य को लेकर चले हैं उसकी प्राप्ति के लिए आने वाले समय के अंदर भारत को वैसा खड़ा करना, समाज को वैसा खड़ा करना है। और इसलिए संघ में प्रारंभ से कहा गया कि संघ का कार्य पूरा कब होगा, तब आरएसएस की जरूरत नहीं है। तो संघ के दूसरे शब्द के चालक गुरु जी कहा करते थे कि जिस दिन संघ और समाज एक रूप हो जाएगा उस दिन फिर संघ की अलग से जरूरत नहीं रहेगी। संघ समाज एक रूप होने क्या, तो समाज में सहज डिसिप्लिन आ जाएगा, सहज व्यवस्था आ जाएगी, सहज निस्वार्थता आ जाएगी,
समाज का हर व्यक्ति प्रांत भाषा पर विचार न करके अखिल भारतीय दृष्टिकोण से सोचेगा। एक बार समाज इस तरह से व्यवहार करने लगेगा तो फिर बाकी सारी बातें अलग से करने की जरूरत नहीं है। तो संघ समाज में विलीन हो जाए, यानी समाज संघ रूप हो जाए, ये अंतिम लक्ष्य है। और ये करना है तो हम एक ऑर्गेनाइजेशन बन के देंगे तो नहीं होगा। तो ये करना है तो फिर समाज की सारी व्यवस्था में परिवर्तन लाना पड़ेगा। ग्लोबलाइजेशन की चर्चा चलती है, लेकिन सारी चर्चा मार्केट ओरिएंटेड है, नफे नुकसान के ऊपर। आजकल टैरिफ और बाकी दुनिया के युद्ध अपन देख रहे हैं, तो कुछ नहीं, ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे में निकालूं। तो सारी लड़ाई इस पर चल रही। क्यों? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन ग्लोबल विचार है लेकिन मार्केट ओरिएंटेड है। हमारे यहाँ का ग्लोबलाइजेशन था लेकिन वो परिवार केंद्रित था। ग्लोबल वसुधैव कुटुंबकम का। तो इस नाते से जो उसका अंग्रेजी में आपने उस समय देखा होगा, देश भर में कहीं भी जाते थे तो 3 शब्द लिखे रहते थे, 1 अर्थ, 1 फैमिली, 1 फ्यूचर। पृथ्वी एक है, सब एक परिवार है, और सबका भविष्य एक कमजोर रहेगा और एक बड़ा रहेगा। तो जैसे शरीर में होता है कि एक अंग मजबूत हो जाए, दूसरा पतला रहे, तो जो हाल होता है वही देश के होंगे, वही विश्व के होंगे। और इस नाते से उस तरह का दिशा में अब आगे बढ़ना है, और वैसा बनना है तो अभी बहुत रास्ता पार करना है। और इसलिए संघ ने जो मुख्य विषय है, ये आने वाले इस संपूर्ण वर्ष में और आगे फिर उसकी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी कि एक तरफ तो यह संगठन के कार्य का विस्तार होगा, लेकिन दूसरी ओर संपूर्ण समाज में मूलभूत परिवर्तन लाने के लिए और समाज के सभी लोगों को साथ लेकर उस दिशा में बढ़ना। तो जिस तरह का आदर्श समाज जिसके कारण कभी दुनिया के अंदर भारत का कोई सम्मान था, 300 अब एक पिछले 2000 साल के अगर बाहर के लोगों के वर्णन आप पढ़ेंगे भारत के बारे में, तो इतना श्रद्धा से और इतने गौरव के साथ उसका उल्लेख मिलेगा। आज वो नहीं है, आज वैसे करना है। तो इस नाते से संघ ने पंच परिवर्तन की बात संपूर्ण देश के सामने रखी है कि 5 प्रकार के परिवर्तन सामाजिक जीवन में लाना है। और वो कोई संघ का या संगठन का अकेले का काम नहीं है, वो हम सबका है। और उसमें जो प्रमुख नागरिक है उनकी ज्यादा बड़ी भूमिका है। क्यों? क्योंकि जो प्रमुख रहते हैं वो दूसरों को दिशा देते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण का श्लोक है, हम सबने सुना है वो, कि यदि यद आचरति श्रेष्ठ तत् एव इतरो जनाः। जैसे जैसे बड़े लोग आचरण करते हैं वैसे वैसे बाकी के लोग उसके पीछे चलते हैं। स यद प्रमाणम कुरुते लोकस तदनुवर्तते। वो जैसा करते हैं बाकी लोग, तो उनकी भूमिका, लेकिन व्यक्तिगत रूप में हर एक की भूमिका है। और वो जो पंच परिवर्तन है उसमें सबसे जो पहला और मूलभूत है वो कहा है कि परिवार प्रबोधन, कुटुंब प्रबोधन। क्योंकि एक ये जो मौलिक बात जिसके ऊपर बहुत गंभीरता से, भारत के अंदर चाहे जितने विभिन्न प्रकार के आक्रमण हो जाए, जैसी परिस्थिति हो तो कि देश बच जाएगा, लेकिन एक बार अगर परिवार संस्था टूट गई, समाप्त हो गई, तो फिर न समाज बचेगा न सभ्यता बचेगी। क्यों? क्योंकि वो मूल इकाई है। आज की तारीख में जितनी भी समाज के अंदर हम समस्या देख रहे हैं उसका मूल कारण जो है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन प्रभाव के कारण, क्योंकि पश्चिम ने इंडिविजुअल को बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक माना। घर बनता है तो ईंट बनता है, तो पश्चिम का बिल्डिंग ब्लॉक है इंडिविजुअल राइट्स, इंडिविजुअल प्राइवेसी। वो जहां तक है वहां तक सब ठीक है, वो टूटी। इसलिए विवाह भी होता है, लेकिन अगर मेरे मन माफिक नहीं है तो डाइवर्स हो जाएगा। और इसलिए आप यूरोपीय देशों की अगर सामाजिक रचना देखेंगे तो 60%, 65% फैमिली सिंगल पेरेंट फैमिली है। विवाह हुए लेकिन टूट गया।
परिचय भी ऐसा देंगे, ये मेरी थर्ड वाइफ है, पत्नी कहेगी ये मेरा फोर्थ हस्बैंड है। समाज जीवन जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक इंडिविजुअल है। दूसरा इसी वजह से हुआ कि इंडिविजुअल होने के कारण से एडजस्टमेंट नहीं कर सकता है, अपना उसको चाहिए बस, ईगो मैनेजमेंट नहीं होता है। आज जितना इसका प्रभाव बढ़ रहा है उतना अपने सामाजिक जीवन के अंदर हमको घर घर के अंदर जो दृश्य दिखाई देता है उसका मूल कारण है। लेकिन भारत के अंदर प्राचीन काल से मूल बिल्डिंग ब्लॉक परिवार माना गया है। हमारे वेदों में वर्णन आता है कि पहली इकाई कौन सी है, तो कहते हैं सा उत्क्रामत सा घार, सबसे पहले विवाह संस्था है, फिर परिवार को मिलकर यज्ञ संस्था है तो उसको भी परिवार कहा, फिर ऐसे मिलकर के गांव बना तो गांव को भी एक परिवार कहा। हमारे आप देखेंगे कि पहले अपना परिवार है, चाचा मामा काका फूफा मिला के संयुक्त परिवार है। जिस कुल में आप पैदा हुए तो कुल भी एक परिवार है, गांव भी एक परिवार है, प्रांत भी परिवार है, देश भी परिवार है, और अंत में वसुधा भी कहा तो वसुधैव कुटुंबकम वो भी एक परिवार है। और कोई खाली परिवार नहीं है, तो पशु पक्षी के साथ जो संबंध जुड़े वो भी परिवार नाम से जुड़े हुए। बिल्ली को मौसी कहते हैं देश भर में, भगवान जाने कब मौसी बनी। अब मौसी शब्द जो है ये तो जानना, लेकिन मौसी जब आप कहते हो तो किसी एक रिलेशन से देखते हो। चंदा मामा हो गया, सूरज दादा हो गया, गाय माता हो गई, तुलसी माता हो गई, गंगा मैया, यमुना मैया, नर्मदा मैया हो गई। बोलने की बात हमको शब्द लगते होंगे, लेकिन इसके बाद आप देखेंगे कि इस देश के आदमी को, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे पेड़ हो, चाहे पानी हो, चाहे पहाड़ हो, उसको एक परिवार के संबंधों से जोड़ा। और इस नाते से ये जो मूल इकाई है, आप लोगों ने आज जो चलचित्र देखा उसमें मार्गरेट थैचर का वो 90 के अंदर डॉक्टर जी की जन्म शताब्दी में मकर संक्रांति में लंदन के कार्यक्रम में आई थी, वो प्रधानमंत्री थी उस समय। तो भाषण में उन्होंने उस समय कहा था कि इंग्लैंड के समाज के लिए अगर सबसे बड़ी बात कोई आप भारतीयों से सीखने की है तो जितना जल्दी आप भारतीयों की जो परिवार व्यवस्था है, फैमिली वैल्यूज जो है, उसको जितना जल्दी अडॉप्ट कर लेंगे उतना हमारे समाज के लिए ठीक रहेगा। और इस नाते से संघ ने एक ये कहा कि आने वाले समय के अंदर घर घर के अंदर ये परिवार के लिए समय देना, परिवार की कुछ प्रक्रिया चलना, तो ये परिवार प्रबोधन एक प्रमुख परिवर्तन का एक विषय दिया है। दूसरी कही कि एक समाज के नाते से अगर एक संगठित समाज होना है तो जो समाज के अंदर के भेदभाव है वो व्यवहार से दूर होना चाहिए। इतिहास में किन्हीं कारणों से हो गया कि किसी को स्पर्श मानते हैं, किसी को अस्पृश्य मानते हैं। बड़ी विचित्र, मनुष्य पशु पालन करता है तो उसको हाथ लगाता है, लेकिन एक जिंदा आदमी जाति में पैदा हो गया तो उसको नहीं छूएंगे। तो इस नाते से समरसता की बात है कि भाई समाज में कोई, और भारत में प्राचीन समय में ये नहीं था। आप कभी रुद्र अभिषेक कराते हैं, कोई शिव की पूजा करता है, अभिषेक कराते हैं, तो उसमें देखेंगे कि सभी के लिए नमो नमः है। उसमें समाज के सब वर्ग उसी रूप में है, उसी रूप में वर्णन होता है। कथा कहानियों में भी हम कहेंगे राम ने शबरी का किया, बड़े भावुक होते हैं हम लोग, लेकिन राम ने शबरी का किया या केवट के साथ में आत्मीयता की, लेकिन आज का राम क्या कर रहा है? तो इस नाते सामाजिक समरसता, उससे भी अधिक और एक गंभीर बात है जो सामाजिक व्यवहार के साथ साथ दुर्भाग्य से ये जो जातिगत ऊंच नीच सामाजिक जीवन में आई, धीरे धीरे धंधों में आ गई, व्यवसायों में आ गई। भारत के अंदर श्रम जो है, विश्वकर्मा देवता अत्यंत पूजनीय आदरणीय था। गांव के अंदर बढ़ई है, कुमार है, कोई भी है, हरेक के प्रति पूरा गांव जो है उसके प्रति आदर भाव करता था। कुमार के जब मिट्टी लेने जाते थे तो फल लेके जाते थे, उसको प्रणाम करके फिर करते थे। तो हमारे यहाँ हर व्यवसाय, इसलिए वो रुद्र के उसमें रथ कार्य भी हो नमो नमः, अयस कार्य भी हो नमो नमः,
यानी जो लोहे का काम करता है उसको नमस्कार है, जो रथ का काम करता है उसको नमस्कार है, जो शिकार करता है उसको भी नमस्कार है। तरह तरह के वर्णन आते हैं। दुर्भाग्य से आजकल धंधों में भी अपनी यहाँ ऊंच नीच आ गई। मैं पढ़ लिख गया तो नाई का काम छोटा, मोची का काम छोटा, धोबी का काम छोटा। और इसका जो डेमोग्राफिक चेंज, जो रिलीजियस डेमोग्राफी हिंदुस्तान में बदल रही है, वो केवल जिहाद के कारण या उनका ये उसके कारण हो रही, ऐसा नहीं है। बहुत बड़ा कारण ये है, आप पहाड़ में जहां कोई नहीं है वहां कुछ दिनों में लगता है कि भाई बांग्लादेशी आ गए, कहां से आ गए, क्यों आ गए, तो वहां इन कामों की जरूरत है, लेकिन हिंदू समाज नहीं करेगा। निर्माण करना है, लेकिन उसमें करने वाला काम चाहिए, लेकिन ये छोटा काम है, हम नहीं करेंगे। और जरूरत है तो ठेकेदार हिंदू होगा, कपड़ा का वो चलाने वाला हिंदू होगा, काम धीरे धीरे संख्या आती है। तो भारतवर्ष के अंदर जो डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है वो केवल एकमात्र, वो भी एक कारण है, लेकिन बहुत बड़ा कारण सामाजिक है। और इसलिए दूसरा जो सबसे बड़ा विषय है कि सामाजिक समरसता, यानी वो जातिगत सामाजिक व्यवहार के अंदर, और दूसरा जैसे मैंने कहा कि व्यवसाय के अंदर, तो ये भी एक विषय है जिस संदर्भ के अंदर एक समाज के अंदर एक बड़ा प्रयत्न करने की आवश्यकता है। तीसरी बात, पर्यावरण, वो सभी के सामने है। नहीं सोचते उतनी वर्षा होती है, बाड़मेर में बाढ़ आ रही है। तो कुल मिलाकर संतुलन जो है, अभी अभी इस साल आपने देखा कि उत्तराखंड और पंजाब और वहां, यानी यही पर्यावरण से हाल रहा, तो कुछ दिनों के बाद ऐसा ना हो जाएगा कि पहाड़ तो रहेंगे लेकिन आदमी नहीं रहेगा। तो कुल मिलाकर ये जो पर्यावरण का विषय है, कि चाहे वृक्षों का विषय है, जल के स्रोतों का विषय है, उसके प्रति जो भावनात्मक संबंध था वो खत्म हो गया। यहाँ कलकत्ता में हमें इसलिए स्मरण कर रहा हूँ कि जब शायद 1904 में पहली बार कलकत्ता में नल आया है, घर घर के अंदर नल से, है ना, अब आपको कुएं से निकालने की जरूरत नहीं, नल से पानी आपके घर में आ जाएगा। तो बड़ा लोगों को तो अच्छा लगा, बड़ी सुविधा, घर में बैठे बैठे नल आ जाएगा, पानी आएगा। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने उस समय विरोध किया उसका, और उन्होंने इस पर लेख लिखा। लोगों को लग सकता है कि गुरुदेव क्या विकास के विरोधी थे, लेकिन जो तर्क उन्होंने दिया उसमें यह था कि जब सुविधा से आपको टोटी खोलते ही पानी मिलने लगेगा, तो कुएं के साथ, बावड़ी के साथ जो रिश्ता था तुम्हारा, कि बावड़ी की चिंता करते थे, उसकी मेट टोटी उसको ठीक करते थे, वो जो जल और उसके स्रोतों के साथ जो भावनात्मक संबंध था वो खत्म हो जाएगा। तो विकास तो नहीं रुकेगा, लेकिन पर्यावरण का करते समय भले घर में नल से पानी आ रहा है, लेकिन वो जल और उसके प्रति जो भावात्मक संबंध की बात थी, और इस नाते से तो जल है, पेड़ है, अपना परिवेश है, तो उस नाते से ये पर्यावरण संरक्षण जो सारी विश्व के लिए एक विषय बना हुआ है, तो एक तीसरा एक विषय लिया है। और चौथी जो बात है कि अंततोगत्वा अपने स्व पर ही कोई देश खड़ा हो सकता है। भारत ने भी FDI और विदेशी निवेश और सरकारें बहुत चली है। अभी ट्रंप साहब के आने के बाद में माहौल और परिस्थितियां विश्व की ऐसी बन गई कि अब हरेक को लगने लगा कि भैया एक जगह करने से काम नहीं चलेगा, और अंततोगत्वा अपना भला अपने को ही करना पड़ेगा। और इसलिए आज देश के अंदर संघ में तो स्वदेशी जागरण बहुत समय से कह रहा था, लेकिन अब सरकार से लेकर सब लोग जो है आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी, आत्मनिर्भरता, और लोगों के सोच में भी नहीं भाई हमको भी अपना कुछ करना चाहिए। स्वदेशी जो है, स्वदेशी जीवन शैली एक चौथा परिवर्तन की बात कही है, और वो करना है तो उसके लिए एक 6 सूत्री का एक आग्रह सब जगह रख रहे हैं। तो उसमें 2 है, भाषा और भूषा। दुनिया में जाना है तो अनेक भाषाएं सीखें, उसमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन अपनी भाषा जो अपनी मातृभाषा है, आजकल ज्यादा प्रगतिशील हो जाते हैं तो बच्चे उनकी अपनी भाषा बोल ही नहीं पाते हैं।
इसलिए कहा भाषा, क्योंकि अपनी भाषा में सपने देखता है आदमी, विदेशी भाषा में सपने नहीं देखता है। तो कल्पनाएं करता है, इनोवेशन होता है, तो वो अपने अंदर से होता है वो। तो भाषा, और दूसरी भूषा, वस्त्र जो है, तो उसका भी गौरव है। फिर भोजन, ठीक है, टेस्ट के लिए दुनिया का अलग टेस्ट लेना चाहिए, लेकिन पिज्जा बर्गर करते करते कचौड़ी समोसे बुरे लगने लगे, मुड़ी बुरी लगने लगी, ये ना हो जाए। तो भोजन, और कुल मिलाकर मन और ये बाकी ठीक ठाक होना है, तो भोजन के साथ में फिर भजन है, और फिर विचारों का विस्तार करना है तो भाषण, और घूमने की इच्छा होती है तो भ्रमण। एंटरटेनमेंट के लिए घूमे, लेकिन ऐतिहासिक स्थल है, तीर्थ स्थल है, जहाँ से कुछ प्रेरणा मिल सकती है। तो घरों में ये भाषा, भूषा, भोजन, भजन, भ्रमण और भवन, और अपना घर की साज सज्जा। घर सारा बना देंगे, भगवान की कोई जगह नहीं रहेगी। बहुत के लिए तो सीढ़ियां चल रही, नीचे भगवान को बिठा देंगे। तो कुल मिलाकर जो दृष्टि है, तो एक स्वदेशी जीवन शैली इस दिशा में करना। और आखिरी जो एक बात थी, और वो ये नागरिक कर्तव्य है। भारत में जनसंख्या बहुत है, बात बहुत है, लेकिन एक सामान्य सामाजिक नागरिक व्यवहार जैसा चाहिए। अपना देश के आदमी लंदन जाएगा, फ्रांस में जाएगा, वहां कहीं भी हिम्मत नहीं करेगा केला खा के छिलका फेंकने की, या पान खा के कहीं पीक करने की। ठीक व्यवहार करता है, क्यों? उसको पता है कि इससे विपरीत किया तो मुझे क्या भोगना पड़ेगा। वहां वो ठीक रहता है, पर जैसे ही यहाँ आया कि तुरंत फिर, तो एक पुराना प्रसंग कहते हैं कि भगिनी निवेदिता, बंगाल के लोग तो जानते ही, वो तो आयरलैंड की थी, स्वामी जी के भाषण से प्रभावित हुई और जीवन उसने भारत के लिए दिया, संन्यास लिया, और अपने इस देश के अंदर इतना बड़ा काम किया उन्होंने। निवेदिता थी जिन्होंने योगी अद्वैत को प्रेरणा दी, उन्हें बंकिम बाबू को प्रेरणा दी, उन्हें रविंद्र गुरुदेव जी को प्रेरणा दी। जब उनके यहाँ मिलने गई तो गुरुदेव रविन्द्रनाथ ने उनको कहा कि इस बच्ची को थोड़ी अंग्रेजी अच्छी सिखा दो। तो निवेदिता ने कहा कि आप अंग्रेज मैम क्यों बनाना चाहते हैं इसको? लड़कियों की शिक्षा उन्हें चाहती है। जेसी बोस के संकट काल के अंदर उन्हें सहारा दिया। तो निवेदिता से एक बार एक ने पूछा कि यूरोप और भारत में क्या अंतर है, क्योंकि आप वहां जन्मी तो वहां को भी अच्छा जानती हैं, और यहाँ तो आप समर्पित हो गई, तो भारत को भी आपने अच्छे से समझा है, तो दोनों में क्या अंतर है? तो मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए उन्होंने जो कहा बहुत सरल ढंग से उन्हें समझाया। उन्होंने कहा देखो ऐसा है कि एक ही परमात्मा सब में व्याप्त है, जड़ में, चेतन में, पेड़ में, पक्षी में, पशु में, एक ही भगवान है जो आत्मा है। ये यहाँ का गांव का अनपढ़ से अनपढ़ आदमी को भी समझता है। जो ज्ञान शंकराचार्य को है, जिन्होंने कहा कि जीव और ब्रह्म एक है, तो शंकराचार्य भी ये बोलते हैं, और गांव का बिना पढ़ा लिखा जो दादी है वो भी बोलते हैं भैया आत्मा और परमात्मा एक है। तो ये ज्ञान जो है यहाँ का अनपढ़ से अनपढ़ आदमी जानता है, और यूरोप में बड़े से बड़े विद्वान को बोले समझाना कठिन नहीं है। और दूसरा उदाहरण दिया कि केला खा के कहीं भी छिलका नहीं फेंकना चाहिए, जिस जगह अपने को नहीं बैठना चाहिए वो सीट पे बैठना नहीं चाहिए, नियम का पालन करना चाहिए, अपना कचरा निकाल के दूसरे के यहाँ नहीं डालना चाहिए। ये जो बातें यूरोप में अनपढ़ से अनपढ़ आदमी को भी समझता है, और भारत में बड़े से बड़े विद्वान को समझाना कठिन नहीं है। तो ये जो नागरिक कर्तव्य का विषय है कि कुल मिलाकर ये जो सिविक सेंस है, ये समाज का सहज स्वभाव बनना चाहिए। नागरिक अनुशासन, नागरिक कर्तव्य। कभी कभी विचित्रता लगती है, किसी एक जगह मैंने देखा लाल लाइट है, तो लाल लाइट से तो कुछ नहीं होता है, तो पुलिस वालों ने फिर जो है एक रस्सी बांध दी, जैसे जानवर कभी जाता है ना तो खींच देंगे ताकि आगे ना बढ़े। तो जब लाल लाइट होती है उसके बाद भी लोग जाते थे, तो जैसे ही लाल लाइट होती थी वो रस्सा खींच के, ताकि वो मोटरसाइकिल वाला जा ही नहीं सके आगे।
तो कभी कभी लगा कि भाई अपने आप में को ऐसा क्यों नहीं लगता है कि भाई मेरे लिए रस्सा लगाना पड़े, ये मेरे मनुष्य होने का अपमान है, या हमको बलात् नागरिक चीजें करना चाहिए, ऐसा करना पड़े तो सोसाइटी जो है उसे नागरिक करता है। इस नाते से ये पंच परिवर्तन जो है इससे और ये काम किसी संगठन का नहीं, कोई अकेले किसी का नहीं है, ये तो अंदर से आने का विषय है, हर एक जगह से आने का है। और इस नाते से आने वाले समय के अंदर जब हम कह रहे हैं ये ठीक है, हम तो बोलते ही कि भाई मनुष्यों ने आज कितना भी विकट परिस्थिति दिखाई देती हो, लेकिन इतना तो निश्चित है कि उन सारी दुर्दशाओं से देश निकलकर आज इस स्थिति में आया है। इतने हजारों साल की लूट के बाद भी भारत आज तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर जा रहा है, तो कुछ तो इनहेरेंट पावर है, तो बची हुई समस्याएं भी हल होगी। प्रश्न है उसको आगे की ओर बढ़ने का। तो जो स्वप्न महापुरुषों ने देखे थे, स्वामी जी का उल्लेख हुआ, तो उसका एक उल्लेख करके मैं पूरा करूंगा। ये स्वामी जी ने एक बार कहा था कि मैं भविष्य में नहीं देखता, नहीं मुझे उसे देखने की चाह है, लेकिन एक चित्र मैं अपने मन चक्षुओं के समक्ष स्पष्ट लेकर आया हूं कि हमारी प्राचीन भारत माता अपनी युगों पुरानी निद्रा छोड़कर फिर से जग रही है। उसे उसके सिंहासन पर बिठाकर संपूर्ण विश्व के अंदर उसके संदेश का और संचार जो है व्याप्त हो, उस दिशा के अंदर हम चलें। संघ इसी एक भाव को लेकर के कि विश्व के रंगमंच पर भारत कभी जगत गुरु था, आने वाले समय में फिर से वो भूमिका भारत कर सके और ऐसा भारत हम लोगों के जीवन काल में बने, तो संपूर्ण समाज इस भाव को लेकर आगे बढ़े। इस नाते से आने वाले इस शताब्दी वर्ष के अंदर एक देशव्यापी कार्य विस्तार के साथ साथ संपूर्ण समाज के सभी प्रबुद्ध जन, सभी सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, सांस्कृतिक संस्थाएं मिलकर एक धीरे धीरे ऐसा वातावरण बनाएं कि आने वाले समय के अंदर इस प्रकार का देश बनने के नाते से ये पंच परिवर्तन की प्रक्रिया की गति जो है इसको हम आगे बढ़ें। तो इस नाते से देश भर में योजना बनी थी, एक संक्षेप में संघ की यात्रा और भविष्य की कुछ योजनाएं और आग्रह जो हैं वो सबके सामने रखे जाएं, परस्पर संवाद से आगे कुछ मिल करके हम आगे बढ़ेंगे। तो इस नाते से मैंने आपके सामने संक्षेप में कुछ विषय रखा। आप सब लोगों ने इतने धैर्य से मुझे सुना, इसलिए हृदय से आप सबका साधुवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। कार्यक्रम के दूसरे सत्र में हम लोग कुछ प्रश्न उत्तर लेंगे। मन में कोई प्रश्न हो, आदरणीय सुरेश जी ने जो वक्तव्य रखा हम कर सकते हैं। अपने सुबोध शंकर चौधरी सुबोधा हावड़ा महानगर के कार्यवाह है, ये कार्यक्रम को लेंगे। সকলকে নমস্কার, যথাযথ সম্মান জানিয়ে আমরা এতক্ষণ সম্মানীয় সুরেশজির বক্তব্য শুনলাম। তো আমরা সবাই সংঘ সম্পর্কে কিছু না কিছু ধারণা, বিশেষত টিভি দেখে বা পেপার পড়ে বা হোয়াটসঅ্যাপ ফেসবুকে আমাদের মনে একটি ধারণা সবারই কম বেশি আছে। তো আজকের যে কার্যক্রম, যে সংঘের তরফ থেকে সংঘের বিষয়ে আপনাদের সামনে রাখা, অন্য কোনো মাধ্যমে নয়, সংঘের তরফ থেকে আপনাদের সামনে সংঘের বিষয় রাখা, পুরোটা শোনার পরে আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন, যে কোনো ধরনের প্রশ্ন আপনারা করতে পারেন। ততক্ষণে আমি কয়েকজনের অধিকারীদের একটু পরিচয় আপনাদের সামনে রাখি। আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন মাননীয় শ্রী প্রদীপ গুপ্তা। প্রদীপজি আমাদের উত্তর ভাগেরই রামকৃষ্ণনগরের মাননীয় সংঘ চালকের দায়িত্ব পালন করছেন। শ্রী দীনেশজি শর্মা, দীনেশজি উত্তর ভাগেরই নরেন্দ্রনগরের মাননীয় সংঘ চালকের দায়িত্ব পালন করছেন, ব্যক্তিগত জীবনে অধিবক্তা। আমাদের মধ্যে আজকে উপস্থিত আছেন সম্মানীয় শ্রী রমাপদ পাল। রমাদা আমাদের সঙ্গে এই যে পূর্ব ক্ষেত্র বলতে সম্পূর্ণ পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা, আন্দামান এবং সিকিম, এই নিয়ে আমাদের সঙ্গে পূর্ব ক্ষেত্র, এই পূর্ব ক্ষেত্রের ক্ষেত্র প্রচারকের দায়িত্ব পালন করছেন।
আমাদের হুগলি থেকে সংঘের স্বয়ংসেবক হয়েছেন, বিভিন্ন দায়িত্ব সামলেছেন, প্রান্ত প্রচারকের দায়িত্ব সামলেছেন, এখন এই যে পূর্ব ক্ষেত্রের সম্মানীয় ক্ষেত্র প্রচারকের দায়িত্ব পালন করছেন। একদম বাদিকে আছেন শ্রী শশাঙ্ক শেখর দেব। শশাঙ্কদা আমাদের এই যে দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত বলতে কলকাতা, হাওড়া, 2 24 পরগনা এবং 2 মেদিনীপুর নিয়ে যে প্রান্ত, পশ্চিমবঙ্গকে যে 3টে প্রান্তে ভাগ করা হয়েছে, সে দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের সম্মানীয় কার্যবাহ দায়িত্ব পালন করছেন। তার পাশেই আছেন শ্রী সুনীল সিং। সুনীলজি এই দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তেরই সহ কার্যবাহের দায়িত্ব পালন করছেন। পাশে আছেন শ্রী তরুণ মুখার্জিদা। তরুণদা এই দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের সহ প্রান্ত প্রচারকের দায়িত্ব পালন করছেন। তার পাশেই আছেন শ্রী বীরেন্দ্র কুমার তিওয়ারিজি, ডক্টর প্রফেসর বীরেন্দ্র কুমারজি। উনি আইআইটি ডিরেক্টরের বিগত ডিরেক্টর ছিলেন। আইআইটি খড়গপুরের ডিরেক্টরের দায়িত্ব পালন করার পর সংঘের যে সেবা ভারতী আছেন, সেই সেবা ভারতী পশ্চিমবঙ্গের সম্মানীয় অধ্যক্ষের পদ সামলাচ্ছেন। তার পিছনেই আছেন শ্রী বিপ্লব রায়। বিপ্লবদার সাথে অনেকেই পরিচিত, টিভিতে বিপ্লবদাকে দেখা যায়। বিপ্লবদা আমাদের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের প্রান্ত প্রচার প্রমুখের দায়িত্ব পালন করছেন। তার পাশেই আছেন ধনঞ্জয় ঘোষ। ধনঞ্জয়দা দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের সেবা প্রমুখের দায়িত্ব পালন করছেন। সংঘের দ্বারা যে বিভিন্ন সেবা কাজ, সেই সেবা কাজ সামলানোর দায়িত্ব আমাদের ধনঞ্জয়দা পালন করছেন। শ্রী অর্জুন মণ্ডল। অর্জুনদা আমাদের হাওড়া মহানগর প্রচারকের দায়িত্ব পালন করছেন এবং এই কার্যক্রমের শুরু থেকে যিনি মঞ্চ পরিচালনা করছেন, সেই বিকাশজি আগরওয়াল। বিকাশজি এই হাওড়া মহানগরের সহ কার্যবাহক দায়িত্ব পালন করছেন। তো এই পরিচয়গুলো করানোর ছিল, করে দিলাম। তো এতক্ষণ আমরা যে সুরেশজির থেকে আমরা যে বক্তব্য শুনলাম, তার জন্য আপনাদের মনে কারোর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে হাত তুলবেন, আমাদের সঙ্গে স্বয়ংসেবকরা কর্ডলেস মাইক নিয়ে আপনাদের কাছে পৌঁছে যাবে, দিয়ে আপনার প্রশ্ন করতে পারেন। আমরা যারা সাধারণ নাগরিক আছি, যারা সামান্যতম চ্যালেঞ্জ ফেস করতে ভয় পায়, অনেক কিছু এড়িয়ে চলি, কিন্তু সঙ্গের সঙ্গে আমরা পরোক্ষভাবে যোগাযোগ রাখি। তো আমাদের জন্য কি কর্তব্য আছে, দেশের জন্য, সমাজের জন্য বা সংঘের জন্য? ये पूछना चाहते हैं कि हम जो संघ के साथ बहुत सारे कारण से संयोग रखते हैं, नियमित आना जाना नहीं होता है, तो हम क्या कर सकते हैं समाज के लिए, देश के लिए, इन सबके लिए? बंगाल की परिस्थिति को देखते हैं। दो बातें कही ना मैंने कि संघ में शुरू में कहते थे कि संघ में जो शाखा लगती है तो वो 1 घंटा शाखा, लेकिन संघ का काम जो बाकी 23 घंटे में होना है, तो बाकी 23 घंटे में होना है, तो वो इसलिए संगठन के नाते कभी कार्यक्रम में आना होता होगा, बाकी ठीक है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि मूल जो संघ का जो विचार है कि इस दृष्टि को लेकर के सामाजिक जीवन में जो समाज हित के काम करना है, तो वो संघ के ही काम है। तो आपने जैसे कहा कि उसमें किस तरह से जुड़ सकते हैं, तो अपने यहाँ पर उदाहरण के लिए मैंने कहा कि ये इतने तरह के समाज परिवर्तन के काम चलते हैं। परिवार प्रबंधन का काम है, सामाजिक दृष्टि से काम है, बहुत सी जगह स्वावलंबन की दृष्टि से गतिविधियां चलती हैं। तो आपके अपने मोहल्ले के अंदर या बाकी के अंदर, तो हम कहीं भी जो है एक दृष्टि से जो आप कर सकते हैं उसके साथ में, और उसके अंदर हम जुड़ करके, आपको लगता है कि आप संघ के साथ जुड़कर नहीं करना है, तो इसलिए संघ हमेशा कहता है कि आप संघ का कोई काम चल रहा है उसके साथ जुड़ के कुछ करिए। आपको लगता है नहीं मैं अपना स्वतंत्र करूंगा, तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको करिए। उसमें संघ का वहां पे जो स्थानीय लोग हैं उनका कोई सहयोग चाहिए, वो उसके अंदर हो सकता है। तो मुख्य रूप से देश भर के अंदर अनेकों प्रकार की बहुत सारी बस्तियां अपनी रुचि प्रकृति और जितना आपके पास में समय और सुविधा उपलब्ध है उसके हिसाब से, और
इस कार्य के अंदर भूमिका कर सकते हैं। एक बार समाज में भूमिका करने लगता है, फिर परिवर्तन आने लगता है धीरे धीरे। तो इस नाते से और इसको एक देख सकते हैं, क्योंकि संघ ये नहीं चाहता कि संकट ठेका ले लेगा चीजों का। तो पहले एक बार होता था कि सर्वोदय के कुछ लोग गांव में गए, स्वच्छता होनी चाहिए, तो सबने मिलकर के पूरा गांव स्वच्छ किया। फिर आगे, फिर 2 महीने बाद गांव की क्या हालत है देखने गए, तो फिर गंदगी वैसी की वैसी। तो गांव वालों से उन्होंने कहा कि भाई, तो गांव वालों ने उनको पूछा कि तुम बस एक ही बार सफाई करने आए, उसके बाद क्यों नहीं आए? तो गए थे प्रेरणा देने, पर वो कि ये इनका ठेका है। तो संघ ने शुरू से कहा कि भाई किसी को भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं देना, भगवान को भी नहीं देना है, अपना काम अपने को ही करना पड़ेगा। तो उस नाते कुछ संघ ने प्रयोग किए, कुछ ये किए हैं। तो इस दृष्टि से मैंने कहा कि जो अनेक प्रकार के काम है उसको देख समझ कर जहां आप जुड़ सकते हैं, जैसा कर सकते हैं, ऐसा सब अपने अपने स्थान पर कर सकते हैं। मेरे मन में कुछ विचार आते हैं, जैसे कि हम लोग विभिन्न विषय में विभिन्न सोचधारा होती है। जैसे विभिन्न विषय होता है, विभिन्न विषय की विभिन्न सोचधारा होती है। जैसे अगर हम चांद में जाए तो चांद से पृथ्वी को देखें तो एक रूप में देखेंगे, अगर हम दूसरी पृथ्वी को देखेंगे तो दूसरे रूप में देखेंगे। सो विभिन्न चिंतनधारा होता है, विभिन्न परिस्थिति होती है। तो इनसे उलझ कर कैसे आगे निकले? जैसे मॉरलिटी के हम बोलते हैं, मॉरल वैल्यूज बोलते हैं। कोई बोलता है कि हमने इसको थप्पड़ मारा तो ठीक है, हमारा तो स्ट्रेंथ है। कोई बोलता है हम सब मिलकर मारते हैं। लेकिन किस तरीके से किया जा सकता है इसको उलझना? और लास्ट में जो सा हम लोग का ज्वाइंट फैमिली सिस्टम था, उसको रिवाइव करने के लिए क्या परिस्थिति और क्या योजना संघ परिवार कर रहा है, और हम लोग को क्या किस विषय में आगे बढ़ना है? अब इसमें क्या है, हर मनुष्य यूनिक है, इसलिए ये तो रहने वाला है। ये स्वभाव भी अलग रहेगा, सोचने का तरीका भी अलग रहेगा, प्रकृति भी अलग रहेगी। लेकिन क्या होता है कि एक फौज के लिए कामन सहमति हो गई तो फिर योगदान अपने अपने ढंग से होता है। अब एक तरह से देखिए, आपकी आजादी का आंदोलन चला, तो अलग अलग परस्पर विरोधी विचार के लोग थे ही, पर एक निश्चित था कि भाई नहीं, देश के स्वतंत्र होने के लिए हमको करना है। मुझे ये अवस्था ठीक लगता है, मैं उससे कर रहा था, दूसरे को वो लगता है, उससे वो कर रहा था, लेकिन किसी एक पॉइंट पर सहमत थे। तो सामान्यतः जब ये विषय आता है कि भाई हाँ, समाज के अंदर, अब जैसा आपने कहा कि भाई ठीक है मॉरलिटी है, लेकिन कुछ तो मूलभूत बातें हैं ना। अब आज देश में मान लो झूठ चल रहा है, लेकिन हमको तो कथवा हमारे यहाँ कहा गया है कि भाई आखिर दुनिया केवल झूठ पे तो नहीं चल सकती, और झूठ पे चलेगी तो समस्याएं खड़ी होंगी। तो सत्य पर चलो ये आग्रह करा, तो ये तो बेसिक बात रहेगी। अब वैसा माहौल नहीं है, बाकी ये है, लेकिन उसको हम आइडियल तो नहीं मान सकते। हमेशा प्रयत्न तो यही रहता है कि नहीं भाई समाज पे ऐसा बनना चाहिए। आपने कि चोरी करना, चोर की आदत है चोरी करने की, लेकिन कुल मिलाकर उनके भी मन में चोरी करना बहुत महान श्रेष्ठ काम है। मैं चोर बना, मेरा बेटा और महाचोर बने, ऐसा वो भी नहीं सोचते। एक घटना बताता हूँ मैं, हमारे यहाँ एक जनजाति क्षेत्र में कंजर नाम की एक जाति थी मध्य प्रदेश में। तो कोई भी जाता तो लूटते थे उसको, तो लूटते थे तो लूटने के समय पहले पिटाई करते थे। तो मान लो आपको पकड़ा बंदे ने, आपको पीटने लगे तो बोले देखो क्यों पीट रहे हो, तो मुझे चाहिए, मेरे पास जो मैं वैसे ही ले लेता हूँ तुमको। तो वो कहते नहीं, हमारा एक सिद्धांत है, बिना मेहनत के किसी से कुछ नहीं लेना, तो पहले मेहनत करेंगे। अब आप कहोगे ऐसा जो समाज है, उनकी यहाँ भी जब संपर्क हुए तो वो कहते थे बापू हम तो जैसे जिंदगी गई सो गई, बच्चे अच्छे भले बन जाए, इनको तुम पढ़ा दो। तो वहाँ धीरे धीरे एकल विद्यालय वगैरह ऐसा चालू हुआ। मेरा कहने का तात्पर्य कि आपने मौलिक बात, प्रकृति भिन्नता रहेगी, लेकिन फौज के लिए जो समाज का, देश का या
समाज के अंदर जो जीवन मूल्य कुछ करने हैं उसको एक कानून दृष्टि बने, योगदान प्रकृति पद्धति अपनी अपनी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर उसमें से कुछ भलाई निकलता है। और जो परिवार का आपने कहा तो छोटे छोटे प्रयोग प्रारंभ करना चाहिए। जो संघ का आपने पूछा तो मैं थोड़ी सी इसकी पृष्ठभूमि बता देता हूँ, क्योंकि यही एक सबसे बड़ा मूल काम है। कर्नाटक के अंदर एक क्रिश्चियन नन थी, वो कभी कुछ हिंदुत्व से प्रभावित हो गई तो वो हिंदू बन गई। हिंदू बन गई तो उसके मन में प्रश्न आया कि मैं हिंदू बन गई तो मेरा घर कैसा होना चाहिए। तो हिंदुत्व के सबसे बड़े जो बात करने वाले विश्व हिंदू परिषद के लोग, तो वो विश्व हिंदू परिषद कार्यालय गई। तो उसने कहा कि भाई मैं अपने क्रिश्चियन थी नन, मैं हिंदू बन गई हूँ, तो आप बताइए हिंदू घर के लिए क्या होता है। अब ये हिंदुत्व की बात तो करते हैं जोर जोर से, लेकिन इस पर तो कभी कुछ सोचा नहीं। तो अपनी यहाँ जैसे होता है मैं उत्तर नहीं दे सकता तो अपनी गलत दूसरे पे डालना। तो उन्होंने कहा कि भाई हमको तो तुम ऐसे करो RSS के ऑफिस में जाओ। तो बेंगलोर में संघ के कार्यालय में आ गई। वहां भी उसने कहा संघ के लोग भी हिंदू हिंदू की बात करते हैं, पर इस पे कभी नहीं सोचा था, छाका चलाते थे, लेकिन हिंदू घर क्या। तो फिर हुआ तो फिर कुछ नए दंपति, कुछ पुराने ऐसे 101 परिवार एक दिन भर के लिए सुबह से शाम तक मिले। तो भाई एक घर ये क्या होना चाहिए, तो वो सज्जा कैसी होनी चाहिए, बाहर क्या होना चाहिए, घर की परंपराएं में क्या होता है। तो छोटी छोटी बातें उसमें से निकली। तो हिंदू घर ये क्या, तो घर में चित्र कौन से होना चाहिए, दृश्य कैसा होना चाहिए, दिनचर्या में क्या होना चाहिए। तो शनै शनै प्रयोग प्रारंभ हुए, उसमें से फिर ये परिवार प्रबोधन नाम का विषय चला। तो आजकल छोटे छोटे प्रयोग उसमें प्रारंभ कर रहे हैं, जैसा आपने कहा कि क्या करना चाहिए। तो कुछ तो एक नियम बनाए जाए कि कुछ समय माँ बाप ने बच्चों के लिए देना है, भले ही दोनों कमाने के लिए जाते हों, लेकिन सप्ताह में एक दिन लेकिन बच्चों के साथ खुद समय दें। केवल कॉन्ट्रैक्ट दे दिया किसी आया को या किसी को, ये जो चला है चलन में कि दूसरे लोग आदमी बना देंगे, हमारा कोई रोल नहीं। तो भले छोटी फैमिली हो तो भी ये आया कि बच्चों के साथ कुछ समय देना। दूसरा ये कहा कि घर के अंदर एक नियम चालू करें कि परिवार की एक साप्ताहिक गोष्ठी अपना, घर के जो भी लोग हैं, बड़े छोटे बूढ़े सभी, सप्ताह में एक बार घंटा पर बैठना और खोल के थोड़ी बातचीत करना। आज की सबसे बड़ी समस्या है कि घर में नई बहुएं आती है, बड़ों से कभी बात ही नहीं होती, मन का मन में रहता है। जब विस्फोट होता है तब पता लगता है। क्यों? क्योंकि माहौल ही नहीं बना जिसके अंदर शेयरिंग हो जाए। तो उसके कारण से एक छोटा प्रयोग है, भाई जो भी आप जितने सदस्य भी हैं, तो एक बार बैठेंगे थोड़ा घंटा पर, सप्ताह में एक बार खुल के चर्चा करना। तो परिवार गोष्ठी की प्रक्रिया दिन भर में कभी भी एक बार कम से कम सामूहिक भोजन हो जाए। सुबह नाश्ता हो, शाम जब सुविधा हो, छोटे बच्चे बड़े सब एक साथ में करें। एक 10 मिनट 15 मिनट की क्यों हो, लेकिन कुछ प्रार्थना हो जाए तो इनकी एक करें। और बीच बीच में मोहल्ले के अंदर कभी आप अपने यहाँ पर 5 पड़ोस के 4-5 परिवारों को परिवार मिलन के लिए बुला दें, कभी वो बुला दें। तो जो हमारे यहाँ पहले कहते थे ना कि गांव में पूरा गांव परिवार था, आज तो मशीनों से सब हो गया। पहले सिवैयां बनती थी तो उसके घर में गांव की बाकी सब महिलाएं आके करती थी, उसके यहाँ पापड़ बनना तो सब जाते थे। वो केवल वस्तुओं का नहीं था, वो पूरे एक फैमिली भाव था। तो कॉलोनी होगी, आपका अपार्टमेंट होगा, शहर में अपार्टमेंट है, तो कभी ठीक है अपार्टमेंट में अपने घर में कभी चाय के लिए बुला लिए। तो छोटे छोटे प्रयोगों से और ये प्रक्रिया प्रारंभ होती है। और प्रत्यक्ष जो सबसे बड़ा चैलेंज है परिवारों में आज की, धीरे धीरे फोन बेस्ड दुनिया हो रही है, इसलिए हर आदमी फोन में खोया है। तो जो वास्तविक मित्रताएं खत्म हो रही है। अच्छा सीरियल आ रहा और आपका परम मित्र आ जाए तो मन में तो यही आता है कि यही टाइम मिला था इसको आने के लिए, थोड़ा बाद में नहीं आ सकता पहले। तो ये जो हाल हो गया कि वर्चुअल वर्ल्ड में आदमी जी रहा है और रियल वर्ल्ड से कट रहा है। तो इसके लिए आजकल कहते हैं कि जैसे व्रत रखते हैं ना, तो भाई 2 घंटे के लिए फोन व्रत, एक आधे दिन के लिए
और सोशल मीडिया उसका वर्ग है। तो कुल मिलाकर छोटे छोटे प्रयोग आजकल प्रारंभ हुए। उस समय में किसी से मिल बैठ के बातचीत करो, तो जहां जैसी स्थिति है वहां से छोटे छोटे प्रयोगों से और अनुभव ऐसा आ रहा है कि जरूरत भी बहुत है और लोगों को उसमें रस आने लगता है, तो प्रोसेस चलने लगती है। इसलिए ये परिवार के अंदर कुछ पद्धतियां और परिवारों का मिलन, ऐसे छोटे छोटे प्रयोग देश भर में चल रहे हैं। हम सब मिलकर इस पर, और आजकल स्वामीनारायण संप्रदाय, अन्य साधु संत, ये भी धीरे धीरे इसके ऊपर बहुत आग्रह धीरे धीरे चालू कर रहे हैं सभी लोग, और सब लोग मिलकर इस दिशा में कुछ कर सकते हैं। কোনো প্রশ্ন? सभी गुरुजनों को नमस्कार। हम लोग लिलुआ में जो रहते हैं, कचरा से बहुत परेशान हैं। कचरे की व्यवस्था के लिए सॉलिड वेस्ट और गलने वाला वेस्ट को अलग से कलेक्ट करके उससे अलग से ट्रीटमेंट करने के लिए 8 से 10 साल पहले ही व्यवस्था के लिए प्रारंभ हो गई है, पर ऐसा मैनेजमेंट ना स्टेब्लिश हो रहा है और ना उसके लिए कोई इनिशिएटिव लिया जा रहा है। कचरा वेस्ट जो गलने वाला कचरा है और जो सॉलिड वेस्ट है, एक साथ इकट्ठा किया जाता है, एक ही साथ डंप किया जाता है, और जिस तरह से समाज अग्रसर हो रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, सॉलिड वेस्ट क्रमशः सॉलिड वेस्ट का वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है। तो ये सॉलिड वेस्ट और ये गलने वाला वेस्ट दोनों एक जगह इकट्ठा किया जा रहा है, और हर मोड़ पे हर जगह कचरा 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 कचरा। इसके लिए समाज को किस तरह से जागरूक करे, संघ किस तरह से हम लोगों की मदद करे, या ये कचरा हम लोगों को कचरा बना दिया है। माने ये बहुत बड़ी समस्या है और इस पे बहुत विचार आना बहुत जरूरी है। मैं नागरिक कर्तव्य के समय घटना बताना टाल रहा था, लेकिन आपने विषय निकाल दिया तो बता देता हूँ। कचरे का विषय निकला इसलिए कहा दे रहा हूँ। 1982 की बात है, जब एशिया हुआ था भारत में, तो अप्पू उसका चिन्ह था। तो एशिया देखने के लिए एक, आप लोग बुरा मत मानना, आप कलकत्ता में है, लेकिन वो घटना थी इसलिए बता रहा था। तो ऑस्ट्रेलिया से एक युवती एशिया देखने आई थी। एशिया देखने के बाद वापस ऑस्ट्रेलिया जाना था, तो कलकत्ता का एक परिवार का उनका परिचय आया था। तो उसने सोचा कि वापस देश जाने के पहले कलकत्ता जाके उस परिवार से मिला जाए। तो वो कलकत्ता आया, उसी ने ये घटना की थी। कलकत्ता ही एक मोहल्ले के अंदर वो रुकी। अच्छा, वो जमाना ऐसा था कि जब विदेश यात्रा कोई करे, इसका मतलब कोई देवलोक से आया ऐसा होता था। आपने देखा भी होगा उस समय, आज तो बड़ा कॉमन हो गया है। कोई आता था तो फिर अखबार में विज्ञापन देता था कि फलाने 8 दिन तक इंग्लैंड की यात्रा करके वापस लौटे, ऐसा अखबार में देते थे। तो एक विदेशी महिला अपने घर में आई है, तो जैसे युधिष्ठिर का रथ जमीन के ऊपर रहता था, तो मोहल्ले के सज्जन को भी लगा कि, तो एक दिन उन्होंने मोहल्ले के लोगों को परिचय के लिए अपने घर में बुलाया। मोहल्ले के लोग आए, चाय पान के लिए परिचय हुआ। तो स्वाभाविक उस ऑस्ट्रेलियन युवती से उस मोहल्ले के व्यक्ति ने पूछा कि मैडम आपको कलकत्ता कैसा लगा? कोई भी आएगा तो ऐसा थोड़ी कहेगा कि ठीक नहीं लगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं अच्छा है, अच्छा नहीं। बोले नहीं कोई बात आपको खटकी हो? नहीं, बोले सब ठीक है। उसको भी पता नहीं, मैं पीछे ही पड़ गया। नहीं, कोई भी ऐसी बात जो आपको थोड़ी ठीक नहीं लगी हो। तो जब बहुत ही जीत गया उसने, तो वो महिला बोली कि कलकत्ता है तो बहुत बड़ा, लेकिन बोले यार गंदगी बहुत है, जिधर जाओ उधर कचरा ही कचरा, कचरा ही कचरा, अपने घर का निकालते हैं, वहां डालते हैं, ये करते हैं, ये बोले मतलब। तो ये जो मोहल्ले का आदमी था, उसको लगा ये बेचारी महिला बाहर से आई है, इसको ज्ञान नहीं है। तो उसने कहा मैडम आप जानती है कलकत्ता में 1 करोड़ लोग रहते हैं। कलकत्ता में 1 करोड़ लोग रहते हैं, इसमें इतनी जनसंख्या है तो गंदगी नहीं होगी, ऐसा कहते हैं।
सोचने का विषय है। जैसे ही उसने कहा कि मैडम आप जानती हैं कलकत्ता में 1 करोड़ लोग रहते हैं, उस महिला ने प्रति प्रश्न किया कि कल श्रीमान जी कलकत्ता को साफ करने के लिए और कितने लोगों की जरूरत है आपको? कलकत्ता को और कितने लोग चाहिए? प्रॉब्लम जो आप लोग कह रहे हैं गीला कचरा उसका कचरा, जो शुरू में मैंने कहा कि लोग हैं सब हैं, लेकिन क्या हुआ कॉन्टेक्ट दे रखा है। नगर पालिका काम है, पार्षद का काम है, मेरे यहाँ की नाली की बदबू आती रहेगी, मैं बदबू लेता रहूंगा, लेकिन 4 लोग मिलकर ठीक नहीं करेंगे। तो ये जो विषय है इसमें इतना जरूर हुआ देश भर में कि पिछले 7-8 सालों से जो स्वच्छता का अभियान चला और समाज को थोड़ा चलाना पड़ेगा। एक उदाहरण देता हूँ केवल, आपने देखा होगा कि 7 वर्षों से इंदौर में भारत का सबसे स्वच्छ शहर का पैरामीटर्स में पुरस्कार मिल रहा था। 7 साल बाद फिर सरकार ने कहा कि दूसरे का नंबर लगना चाहिए, इसलिए गोल्डन स्टैंड बना के इंदौर को डाल दिया उसमें कि अब किसी नए को देंगे। लेकिन इंदौर जब बना तो शुरू में तो इनिशिएटिव से हुआ, अनेक संस्थाएं संघ के भी लोग सब लोगों ने चालू किया, पर धीरे धीरे वो सोसाइटी का मूवमेंट बन गया। इसके अपार्टमेंट हो गए, तो वहां जैसे आपने कहा ना कि भाई संस्थाएं निकलती हैं तो कॉलोनी के अंदर बाकी जगह हर घर के अंदर मिलकर के वहां डब्बे रखेंगे, गीला कचरा सूखा कचरा वेस्ट किए शने शने, और धीरे धीरे फिर समाज की आदत बन गई, तो स्कूलों के अंदर बच्चों के अंदर, और सबसे बड़ा परिवर्तन बच्चों ने लाया। बाहर का भी कोई आदमी इंदौर में जाता और कहीं भी कुछ फेंकता और कोई बच्चा देख लेता तो अंकल आप गलती कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए आपको। तो धीरे धीरे आपने जो प्रश्न उठाया उसका एक ही तरीका है कि शने शने अपनी सामाजिक संस्थाएं बाकी मिलकर मोहल्लों में कॉलोनियों के अंदर छोटे छोटे प्रयोग करें। कोई अपार्टमेंट है और कई जगह कई शहरों के अंदर ये चालू किया है, तो वहाँ बाहर वो रखते हैं, लोगों को आग्रह करते हैं। एक बार उसका वो आने लगा तो वातावरण बनने लगेगा, और एक बार मन बन गया तो फिर जैसे मैंने कहा कि अगर एक पूरा शहर ऐसा हो सकता है तो अपने आप ही पहले कोई एक गली मोहल्ला कम से कम आइडियल बने, उसका प्रचार प्रसार हो, कोई कॉलोनी कोई अपार्टमेंट उसका नमूना बने, उसका प्रचार प्रसार हो, तो मुझे लगता है कि उसमें से धीरे धीरे आने वाले समय में इसका रास्ता मिलेगा। আমার বয়স এখন 49 ধরে নেওয়া যায়। আমি সংঘ ব্যাপারটা এই বয়সে যেটা বুঝতে শিখেছি, ছোট বয়সে সেটা পারিনি, কিন্তু আমার সংঘের সাথে আলাপটা ছোট বয়সেই। আমরা শাখা করতাম, পাড়ার বড়রা আমাদের নিয়ে আসতো, গান শেখাতো এবং বিভিন্ন রকম শরীরচর্চা হতো। আমি যেটা বলতে চাইছি, একটা সুন্দর বন্ডিং ছিল আমাদের মধ্যে, সেইটা এই সময় আমরা একদম দেখতে পাচ্ছি না। অনেকে কাজ করছে বা এখানে যে সংঘর একটা অনুষ্ঠান হচ্ছে, এটা বাইরে কত লোক জানে সেটা আমি জানি না। কোথাও আমরা বাঙালিরা, ওয়েস্ট বেঙ্গলের লোকেরা সংঘর কাজকর্ম কিছু বুঝতে পারি না, আমরা জানি না। এইটা একটা খুব বড় পিছিয়ে আসা হচ্ছে, কারণ খুব এন্ডিড ছিল, শাখা করতাম বিভিন্ন জায়গায় হতো, সেই ছোট বয়সে শেখা গানগুলো এখন আমি বলতে পারবো। আর বড় বয়সে উপলব্ধি করেছি যারা সংঘ করে তারা মোটামুটি একটা সন্ন্যাসী জীবনযাপন করে বা করার চেষ্টা করে, কিন্তু বাঙালিকে আমি সেরকম ভাবে এগিয়ে আসতে দেখছি না, বা আমরা সেই জায়গাটা থেকে বঞ্চিত আছি। আর একটা কথা আমি এখানে বলতে চাইছি, আমি হিন্দুকে ভালোবাসি মানে অন্যকে ঘৃণা করছি এই বোধটা আমি পোষণ করি না। কিন্তু এই যে আমাদের এখানে একটা রিসেন্ট ঘটনা ঘটে গেল, মা কালীর গলা কেটে নেওয়া হলো, সেটার এগেন্স্টে আমরা কিছু করে উঠতে পারলাম না। আমরা কি ক্রমশই কোথাও একটা ভয়ে বা লোভে যে কারণে হোক পিছিয়ে আসছি, লুকিয়ে আসছি? তা আপনারা যদি এদিকটা একটু নজর দেন। আর একটা কথা বলছি, একটু বড় হয়ে যাচ্ছে, তবু এগুলো আমার মনের প্রশ্ন বলে আমি করছি। আমাদের জনসংযোগটা কোন রকম ভাবে যদি সংঘর তরফ থেকে বাড়ানো যায়, অনেকে চেষ্টা করছে, অনেকে এগিয়ে আসছে। আমরা কোথাও একটা ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প করতে পারি, কোথাও একটা ওই যে কাছরানি বলছিলেন একটা দিন ময়লা পরিষ্কার করতে পারি, একটা দিন হাসপাতালে গিয়ে রুগীদের বাড়ির লোকেদের পাশে দাঁড়াতে পারি। এরকম করে যদি কিছু অনুষ্ঠান করা যায়, এগিয়ে আসা যায়,
তাহলে মনে হয় এটা আমাদের জন্য খুব ভালো হবে। নমস্কার। पहला प्रश्न है कि वो बचपन में शाखा में गए हैं, लेकिन अभी वो समाज को अपना संघ के साथ जोड़ता हुआ बंगाल में नहीं देखते, इसका कारण वो उनको जानना चाहते हैं। दूसरा है कि कुछ दिन पहले ही हमने काली पूजा के आरती में घटना हुआ कि माँ काली का गर्दन किसी ने तोड़ दिया, तो उसको लेके उन्होंने पूछा है कि हम लोग क्या उतने डरे हुए कि हम लोग कुछ कर नहीं सके इसके, और उनका एक सुझाव है कि हम समाज के जुड़ने के लिए समाज के साथ कुछ फ्री मेडिकल केयर, ये सेवा वगैरह काम के लिए, ऐसे उनका प्रश्न और सुझाव दोनों मिला है। अच्छा है करिए। बाकी तो क्या है कि कुल मिलाकर दो चीजें हैं कि अंततोगत्वा घटनाएं समाज में होती रहती है, लेकिन जैसा मैंने कहा ना शुरू में, बोला जो संघ प्रारंभ से कहा कि सारी समस्या की जड़ जो है वो कहीं बाहर नहीं थी, वो अपने ही समाज में थी। इतने वर्षों में एक परिवर्तन तो आया है, यहाँ भी परिवर्तन आ जाएगा, गति थोड़ी बढ़ाना पड़ेगी। एक समय तो ऐसा था कि संपूर्ण भारत के अंदर एक कोने से दूसरे कोने तक कहीं प्रतिकार नहीं होता था। अब परिस्थिति में बहुत परिवर्तन आ गया। तो क्या होता है, केवल इमोशन से नहीं होता है कि हर जगह पर एक चीज को खड़ा होना है तो अंततोगत्वा रास्ता वहीं से निकालना पड़ता है। तो धीरे धीरे ये जो हिंदू जागरण का जो प्रयत्न चला, तो दोनों तरह की बातें, कुछ एरियाज रहते हैं जहाँ कुछ घटना हो जाती है। दूसरा भी पक्ष है कि अनेकों मंदिर नए खड़े भी हो रहे हैं और कई पुराने राम मंदिर की जैसे वापस प्रतिष्ठा हुई, तो वो केवल एक मंदिर की प्रतिष्ठा तो नहीं थी, वो एक तरह से पुनर्प्रतिष्ठापना की दिशा में समाज का एक प्रतीकात्मक हुए है। तो जगह जगह इस हर जगह पर अंततः समाज को ही उत्तर एक बार देना पड़ेगा। तो स्वाभाविक रूप से फिर सामने वाला एक बंद कर, केरल में जब काम चालू हुआ तो वहां तो बंगाल से भी ज्यादा खतरनाक स्थिति थी, क्योंकि बंगाल में तो चलिए फिर भी हिंदू जो है वो 65-70% होगा, केरल के अंदर तो 50-50% है, क्रिश्चियन मुस्लिम 50% है, 50% पॉपुलेशन अंतर्गत, और फिर वहां भी कम्युनिस्ट थे। तो संघ का जब काम चालू हुआ प्रारंभ में तो हर जगह संघर्ष करना पड़ता था, कई संयोजकों के मर्डर हुए, लेकिन हिंदू को लेकर खड़ा होना तो लड़ते रहे। धीरे धीरे आज की तारीख में केरल में कोई हिम्मत नहीं कर सकता कहीं भी। तो शनै एक स्थिति उस प्रकार की एक बनी। मराठ के अंदर आपने सुना होगा कि जिहादी आक्रमण हुआ, मछुआरों की बस्ती थी, वो हिंदू शून्य हो जाए। तो समाज ने फिर ऐसा उत्तर दिया कि कुछ दिनों बाद मराठ उन लोगों से शून्य हो गया। तो अंततोगत्वा हर जगह पर, हर मोर्चे के ऊपर तो धर्म भाव का जागरण, और उसके लिए केवल एक समाज के नाते खड़े होना, उस नाते से करने की प्रक्रिया करना पड़ेगी। आपके यहाँ भी सब होने के बाद भी देख ही रहे हैं, इतना सब होने के बाद भी रामनवमी हर साल बढ़ती चली जा रही है ना, हनुमान चालीसा भी बढ़ती चली जा रही है ना। तो समाज तो उत्तर देता है, और बंगाल के समाज को मैं समझता हूँ कुछ कहना नहीं चाहिए। एक समय में तो बंगाल के खून में ऐसा था ना कि सारे डॉक्टर हेडगेवार आई इसलिए थे यहाँ पर, भाई यहाँ के खून में कुछ विशेषता है जो देश के लिए बलिदान करने के लिए खड़ा हो जाता है। तो आज थोड़ी लग रहा होगा, लेकिन अंततोगत्वा निकलेगा। तो थोड़ा विश्वास रखें, उसको लेकर हम चले। और जैसा आपने कहा कि सामाजिक कामों में बहुत अच्छी बात है, और भी लोगों को जोड़कर अच्छी बातें थोड़ी चलाई जा सकती है। আজকের এই কার্যক্রমের যে পরিবেশ আমরা আরো শুনতে পারলে ভালো হতো, কিন্তু সময়ের আমাদের মর্যাদা আছে, সুতরাং শেষ আজকের आज हम सबके बीच में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हम सबके बीच श्रीमान सुरेश जी सोनी
जो हम सबके बीच में आज यहाँ उपस्थित है, सभी हावड़ा वासी, कलकत्ता वासियों की तरफ से मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और वंदन करता हूँ। तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आपने 100 वर्ष पूरे होने की जो खुशी हम सबको यहाँ उपस्थित होकर के दी है, इसके लिए हम सब आपके आभारी हैं। और 100 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में आपसे हम सभी यहाँ पर जो उपस्थित है, कुछ नई आशा की किरण, कुछ विश्वास, कुछ नई बातें सीख करके एक हिंदू राष्ट्र के निर्माण में हम सब की क्या भूमिका होनी चाहिए, इसके लिए आप दो शब्द कहें, जिससे हम सब व्रत के रूप में धारण करके एक हिंदू राष्ट्र के निर्माण में राष्ट्र के लिए सहायक बने। धन्यवाद। इतनी देर आपने जो कहा वही बोला हूँ तो मुख्य बात जो मैंने कही थी कि संघ अलग है, आप अलग है, एक तो ये सोचना न करें, हम सब मिलकर के ही संघ हैं। और शुरू में ही जो मैंने कहा, और कभी कभी हिसाब किताब करते हैं ना कि भाई 100 साल हो गए अभी तक क्यों नहीं हुआ। कभी कभी जोक में कहते हैं कि इंग्लैंड के अंदर एक जॉनसन करके थे और बर्नार्ड शाह, दोनों एक होटल में गए तो उनको मछली खाने की इच्छा हुई, बाहर भी तो मछली चलता है, तो उन्होंने ऑर्डर दिया। जब तक वो आने वाला था तब तक इनकी चर्चा से तो पूर्णिमा का चांद निकला हुआ था, तो उसने प्रश्न किया कि इस टेबल से चांद तक जाने के लिए एक के ऊपर एक मछली रखे तो कितनी मछली लगेगी। तो दूसरा भी जो थे वो उन्होंने कहा कि इस टेबल से चांद तक लंबी अगर हो तो एक भी पर्याप्त है, इसलिए कौन सा काम कब पूरा होगा, 100 साल में होगा, 1000 साल में होगा कि 3 साल में होगा। एक बार पत्रकारों ने गुरु जी को पूछा था कि भाई आप हिंदू राष्ट्र आपका कब होगा, तो गुरु जी ने कहा कि सारा हिंदू समाज तय कर ले तो 24 घंटे में हो जाएगा, और नहीं जब तक तय नहीं करता तब तक करना पड़ेगा। इसलिए संघर्ष निकला इसके लिए कि हिंदुत्व को तो समाज बनाना है ऐसा, अब कल हो जाए तो ठीक है, और 50 साल करना पड़े तो भी ठीक है। अब जल्दी हो जाए तो हम सब मिलके एक मत पे आ जाए तो जल्दी हो जाएगा। और उसी नाते से अपना प्रयत्न है, और जो कुछ मैंने विषय आपके सामने रखा तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय के अंदर हम सब मिलकर के जगह जगह छोटे छोटे प्रक्रिया को, गति को आगे बढ़ाने की दिशा में, और किस दिन परिवर्तन आएगा कह नहीं सकते, ज्यादा ये नहीं करना चाहिए। मैं कभी कभी लोगों को लगता है नहीं कि यहाँ से हो जाए, वहां से हो जाए, वहां से हो जाए। एक घटना कह के मैं अपनी बात पूरी करूंगा। हम भगवान राम का रामनवमी भी आजकल बड़े जोर शोर से बंगाल में बनने लगी है, तो राम के जीवन का प्रसंग हम सब जानते हैं, इसलिए और कोई अलग से प्रेरणा की जरूरत नहीं। तो राम को वनवास मिला, भरत को राज्य मिला, तो राम को जब वनवास मिला मतलब अयोध्या की सेना, अयोध्या का कोष, अयोध्या का राज, इस पर राम का अब कोई हक नहीं रहा। अब राम वन में गए और दुनिया भर की तकलीफें आई, यहाँ तक उनकी पत्नी को भी उठा के कोई ले गया। लेकिन पूरी रामायण में आपने कहीं नहीं देखा होगा कि राम ने भरत को चिट्ठी लिखी कि बहुत ही ज्यादा तकलीफ है, यहाँ पर बहुत कष्ट है, और सीता को भी कोई उठा के ले गया है, तो तुम ऐसा करो कि वहां से जरा सेना भेज दो अयोध्या से, या बड़ी खाने पीने की बड़ी तकलीफ हो रही है तो अयोध्या के कोष से जरा कुछ धनराशि भेज दो। एक भी चिट्ठी, एक भी बात राम की है, जहां थे जंगल में वहां थे, और वहां के लोग कैसे थे, अत्याचार हो रहा है, बाकी हो रहा है, कोई ध्यान नहीं देता था। वर्णन आता है ना उसमें कि राम जब जाते हैं और सुग्रीव से मिलते हैं, और जब बताते हैं कि भाई सीता का पहली पत्नी थी, उसका कोई हरण करके ले गया, तो उनको याद आता है। हनुमान भी खड़े वहां पे, हनुमान चालीसा आज अपन पाठ करते हैं, तो वो क्या बोलता है कि हाँ मैं हनुमान हम सब खड़े थे, हमने देखा था एक राक्षस जो है
एक महिला को लेकर के जा रहा था, वो रो रही थी, हैं? और उसने जैसे फेंके थे यहाँ पर कुछ उसके जो ये थे गहने, वो हमने रखे हैं, वो लाके दिखाते हैं। ये घटना क्या बताती है कि एक आदमी एक महिला को करके जा रहा है और ये सुग्रीव हनुमान सब देख रहे थे, किसी ने कुछ नहीं किया। राम ने एक ही काम किया कि यही लोग थे, इनके जीवन में एक मिशन लाया उन्होंने और संगठित किया उन्होंने। और एक बार उनके जीवन में मिशन आया, उन्हीं वानर भालू इनको लेकर के उस रावणी सत्ता को उन्होंने ध्वस्त किया। तो अपने इसलिए कहते हैं कि अपने परंपरा रही कि हर घर, हर परिवार, हर गांव, हर मोहल्ला ये स्वयं सक्षम बनना चाहिए। तो कैसी भी परिस्थिति हो, हर एक में से निकलते ही है फिर से, बस विश्वास न टूटे, इसको लेकर चलना पड़ता है। और प्राप्त परिस्थिति देखकर कैसा दाएं बाएं क्या रास्ता करना, लेकिन धर्म की संस्कृति की अंतिम विजय तो निश्चित ही है, वो निश्चित होने वाली है। बस थोड़ा विश्वास रखे, थोड़ा मिलजुल के सभी को साथ लेके चले। जो आज थोड़े विरोध में खड़े वो भी कल को साथ आएंगे। जयप्रकाश नारायण सिंह का कार्यालय चलाने गए थे गांधी जी की हत्या के बाद, वही जयप्रकाश नारायण मरते समय उन्होंने कहा आखिरी समय में कि मेरे सपनों का भारत बनाने की किसी से आशा कर सकते हैं तो समय से कर सकते हैं। लिट्स नाम का अखबार निकलता था, आर के करंजिया घोर कम्युनिस्ट थे, जीवन के अंत में पूरे भगवा हुआ है। मैं मजाक में कहता हूँ कि हर आदमी अंत में भगवा होता है, बस पर बुढ़ापे में होता है, थोड़ा जवानी में हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो कुल मिलाकर थोड़ा ये आने वाले समय में गति बढ़ाना है। आप सबने इतनी देर सुना, मुझे लगता है कि हम सब मिलकर अपने इस देश कार्य के अंदर मिलजुल के आगे बढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहकर समाप्त।